हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, यानी कि नीट के एग्जाम में जो आपको फिजिक्स क्वेश्चन बनाने होंगे उसके लिए जो रिक्वायर्ड है मैथ्स, हम वो सारी मैथ्स कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हम वेक्टर स्टार्ट कर चुके हैं। वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसे बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज पकड़कर उसकी चल रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपने अभी तक 9 लेक्चर्स जो आए हैं आपके सामने, साथ ही साथ उसकी DPP जो आई है और उसके सोल्यूशन सब कुछ देख लिया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, वो होने वाला है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर, ठीक है ना। आप तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हैं। नीट कोर्स मॉड्यूल मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बनाकर रखा है। यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए नीट का बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आपको कभी भी नीट के एग्जाम को अटेम्प्ट करने में डर ना लगे। हमें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उसके DPP जो आपको कहां से डाउनलोड करनी है, magnetbrains.com की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के एंड में कैसे करनी है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के आपको सोल्यूशन दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको क्या कराए जाएंगे, MCQs कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, वीकली इंटरेक्टिव सेशन होंगे, आपसे हम बातें करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे चीज़ों की प्रिपरेशन की जाती है। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको अरेंज करा कर दी जाएगी और जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ अप्रोच करने लगेंगे, वन शॉट रिविजन भी आपके सामने आने लग जाएंगे। इन शॉर्ट सब कुछ की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिन चीज़ों के लिए आप लोग 1.5-2 लाख की फीस देते हो, अब वो सब करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको यहां पर अपने एक क्लिक पर अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हमें पढ़ना है क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन भी बोलते हैं। अच्छा, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 3 डायमेंशन में नहीं हो सकता, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे पहले थोड़ा इजी से, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे थोड़ी सी यूनिट वेक्टर के बारे में और बस अपना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब किसी वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है उसके 2 कंपोनेंट में, और वो दो कंपोनेंट कहां होते हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। एक चीज यहां पर मैं आपको नोटिस करवाऊंगा कि लिखा हुआ है उनको स्प्लिट करना है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमेशा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में ही स्प्लिट करना है। हमेशा ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि x और y डायरेक्शन में ही आप क्या करो, स्प्लिट करो। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप अपने वेक्टर के कंपोनेंट को स्प्लिट कर सकते हो। इन अ प्लेन द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर इन अ प्लेन, है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का होता है मतलब, यानी कि 2 ऐसे कंपोनेंट किसी वेक्टर के जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, अभी तक हम कैसे पढ़ते थे चीजों को, अभी तक हम ऐसे पढ़ते थे। देखो हमारे पास, अरे काले कलर का क्यों बन गया वेक्टर, हमारे पास क्या हुआ करता था, एक हुआ करता था। अरे इतने पतले वेक्टर बनोगे तो कैसे चलेगा, डिलीट करो, इसको करो थोड़ा सा मोटा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक वेक्टर आपके पास होता था ये A वेक्टर, है ना, और एक वेक्टर आपके पास होता था ये B वेक्टर। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, है ना, ठीक, ऐसा कुछ हुआ करता था। लेकिन अब हम इन A वेक्टर और B वेक्टर की बात नहीं करने वाले हैं। हमको अब क्या करना है, एक एक्सिस बनानी है अपनी x एक्सिस, और अब हमें बनानी है अपनी एक y एक्सिस। सीधा नहीं बन रहा है क्या, सीधा नहीं बन रहा है क्या ये, ठीक है, ओके। एक ये है और एक ये है हमारी x एक्सिस और y एक्सिस। मान लिया, जरूरी नहीं है कि x और y एक्सिस में ही हम क्या करें, अपने वेक्टर के कंपोनेंट को तोड़ें। अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। चलो एक वेक्टर बनाता हूं अब मैं, ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा वेक्टर, दिस इज आवर वेक्टर, ठीक है ना। इसका नामकरण कर देता हूं मैं, इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया A वेक्टर, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस A वेक्टर का एंगल अगर यहां से थीटा है, तो क्या आप इसको इसके 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हो क्या, जो एक x एक्सिस के अलॉन्ग हो और एक y एक्सिस के अलॉन्ग हो? आपने बोला बहुत आसानी से सर, बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात नहीं है? आपने बोला हाँ नहीं है सर। मैंने कहा अच्छा, करके बताओ। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। आपने बोला सर आप देखिए, एक पॉइंट आप इसको O मान लो, इसको B मान लो, ठीक है ना। तो अगर आप एक ट्राइंगल मान लो ABO, अगर आप एक ट्राइंगल मान लो ABO और इसमें आप लगाओ कि ABO ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, हाइपोटेनियस है A, तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू A cos थीटा के बराबर होगी,
ठीक है ना। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर का कंपोनेंट है या उसकी लेंथ है वो कितनी है, a cos थीटा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं ये लेंथ निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से मैं लगाता हूँ साइन थीटा, ट्राइंगल बदल लेता हूँ, ट्राइंगल हो जाएगा मेरा क्या, ट्राइंगल हो जाएगा मेरा AOC मान लो, ठीक है ना, ट्राइंगल AOC मान लो। अब मैं बोल रहा हूँ बदलने की जरूरत है क्या ट्राइंगल, अगर आप चाहो तो हम ट्राइंगल नहीं बदलें, मत बदलो सर, ट्राइंगल मत बदलो प्लीज, एक ही ट्राइंगल में बता दो, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ना कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल में ये लेंथ निकाल लूँ तो एक्चुअली मैं क्या निकाल ले रहा हूँ, इस वेक्टर के y कंपोनेंट की लेंथ निकाल ले रहा हूँ, है ना। हमको यहाँ से अलग ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, काम क्यों बढ़ाएं अपना हम, तो हम यही साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि A। तो AB किसके बराबर आ गया, AB बराबर आ गया A साइन थीटा के। अच्छा, AB की ही लेंथ किसके बराबर है, AB की ही लेंथ किसके बराबर है, इस के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो A साइन थीटा के बराबर, समझ गए। तो अब ये बोल सकते हैं हम कि ये जो A वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड A था, उसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में जो है वो a cos थीटा है, y डायरेक्शन में जो है वो a sin थीटा है। ये आपने किया, लेकिन इतनी मगजमारी हम क्यों करेंगे, मगज का मतलब होता है दिमाग, इतना दिमाग हम खराब क्यों करेंगे, हमको पता है ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री से, तो हम बार बार इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना लिए हैं, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, एक a cos थीटा और एक a sin थीटा, ठीक है ना। ओके सर, बहुत ईजी था, कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं था। एक क्वेश्चन सिंपल सा, A force of 10 न्यूटन is inclined at an angle of 30 डिग्री, एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो inclined है at an angle of 30 डिग्री to the horizontal। अच्छा, ये horizontal है भैया, इससे हमारा एक वेक्टर, एक फोर्स वेक्टर क्या है, inclined है 30 डिग्री पे, किस पे, 30 डिग्री पे inclined है, और कितना फोर्स है भैया, 10 न्यूटन का। ओके, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो लो भैया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, निकालो निकालो फटाफट, प्रैक्टिस करो, कुछ भी नहीं है इसमें। ये कितना हो जाएगा, 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10 sin 30, है ना। ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसकी लेंथ थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना। कितनी करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक बस, और इसकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 10 sin 30। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं था। कंपोनेंट करना है, कंपोनेंट करना हम सीख गए हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भैया। ये क्या है, एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ोगे तो हम इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन अच्छे से करेंगे, है ना। अभी तो बस आप क्या करो, चुपचाप धीरे 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 पढ़ लो, है ना। यह है भैया हमारा वेलोसिटी वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, पतला कर लो पेन को, इसकी वैल्यू दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो 20 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है। ओके, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आपको इसके दो कंपोनेंट करने हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, बहुत, ओहो पेन मेरे भाई, क्या हो गया है, गुस्सा हो गया है क्या मुझसे, क्या हो गया है तुझको, मुझसे गुस्सा हो गया है क्या। चलो, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ये और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये। क्या आप समझ पाए इस बात को, हाँ सर बहुत आसान है। अब ये है 20 किलोमीटर पर आवर, एंगल है 60, तो ये हो जाएगा 20 इंटू कॉस 20 cos 60, और ये हो जाएगा 20 sin 60। क्या मैंने बहुत बड़ी भारी चीज़ पूछ ली आपसे, नहीं सर, बिल्कुल छोटी सी चीज़ थी। cos 60 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और sin 60 होता है √3/2, तो 20 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 10 √3 किलोमीटर पर आवर। सही लिखा है कि नहीं लिखा है,
ये हो जाएगा cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 20 कट जाएगा, 10 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। और ये होगा sin 60 √3/2, 2 से कट जाएगा 20, तो आ जाएगा 10 √3 किलोमीटर पर आर। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी गलती क्या होती है, कभी कभी गलती ये होती है कि जब आप ग्राफिकली बनाते हो, मान लीजिए आपका वेक्टर है, तो जब आप इसका कंपोनेंट करोगे तो कई लोग ऐसा कंपोनेंट करते हैं, देखो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट सर ये, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, ये सरासर गलत है। क्यों? आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जितनी वेक्टर की, वेक्टर जहां पर एंड हो रहा है वहां से आप ऐसे डॉटेड लाइन गिरा लो, यहां से आप डॉटेड लाइन गिरा लो, तो आपका जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो सिर्फ ये और ये कहलाएगा। इसका जो एक्चुअल कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो ये होगा, इसका जो वाई होगा वो ये होगा। यहां तक अगर आप बना दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओके। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है जो आपसे हो जाती है, बट ऐसा करना नहीं है। हो सकता है कि आप आंसर सही निकाल रहे हो सकता है आप आंसर सही निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो इससे इंप्रेशन गलत जाता है। इंसान को लगता है कि भैया इसको समझ में नहीं आया, हाँ बस मैथमेटिकली समझ लिया है इसने, आंसर निकाल दे रहा है और बस खुश है। इसकी दुनिया इतनी ही है, इसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब ग्राफिकल मेथड से इसको कोई मतलब ही नहीं है कि कैसे एक डायग्राम प्लॉट किया जाता है, बनाया जाता है। इसको बस क्या करना है, फटाफट आंसर निकालना है और निकलना है। ऐसा नहीं करेंगे, हम सारा ज्ञान लेंगे, सब ज्ञान लेंगे भैया, जो जो हमको मिल सकता है सारा ज्ञान हम बटोरेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी कैन गेट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस अदर देन वाई एंड एक्स एक्सिस। देखो जब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, जब हमने पहली स्लाइड देखी थी, मैंने आपको वहीं पर एक चीज बताई थी कि व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चाहता तो यहां पर ये लिख सकता था कि हम वेक्टर को हमेशा स्प्लिट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, बट इसने ऐसा नहीं बोला है। इसने बोला है कि वेक्टर स्प्लिट होगा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, ओके ठीक है। अब वापस बढ़ते हैं, क्या बात हो रही थी? हमारी बात हो रही थी कि अगर एक ऐसी बात बोली गई कि हम किसी भी वेक्टर को उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस में हो। ये आपको समझ में आएगा जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा चीजें आपको समझ में आए। देखिए, जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो तो प्रोजेक्टाइल के लिए हमको एक बेस चाहिए। पहले तो मैं एक बेस बनाता हूँ, ठीक, उसके बाद प्रोजेक्टाइल को उड़ाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल उड़ा गिरा, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल उड़ा और प्रोजेक्टाइल गिर गया। आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका अपने प्रोजेक्टाइल को, है ना। उसके 2 कंपोनेंट बने, ये है वेलोसिटी आपकी, मान लीजिए ये u है। इसके 2 कंपोनेंट बने, एक x डायरेक्शन का कंपोनेंट ux और एक y डायरेक्शन कंपोनेंट uy। अभी तो हम ये बोल सकते हैं साफ साफ कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये क्या है? y एक्सिस है। तो हमने अपने वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ा है, और एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन हमेशा ऐसा होना होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों? जब हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ यहां पर होगा और हम अपने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंकेंगे, अपने प्रोजेक्टाइल को कुछ यूं फेंकेंगे, ठीक है ना। ओके, तो जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंकेंगे तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। हमारा, पहले मैं इसका जरा वो बना लूँ, क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल बढ़िया से, ये ठीक है। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। इसके जो 2 कंपोनेंट बनेंगे वो एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बनेगा और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन बनेगा। क्या बोला मैंने ये बोला कि अब आप जब इस वेक्टर का, इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जब कंपोनेंट करोगे तो 2 कंपोनेंट कर रहे हो, एक कर रहे हो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक कर रहे हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। तो यहां पर जो 2 कंपोनेंट हुआ है, इसको आप मान लो ux, इसको आप मान लो uy। मैं xy मान रहा हूं, या मैं उसको उल्टा लिख देता हूं, यानी तो आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है। इसको हम बोलेंगे अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे u परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। बात समझ में आई? हाँ सर। तो मैं यहां पर यह बोल रहा हूं कि अगर आप इसको x एक्सिस मान रहे हो, अगर आप इसको x एक्सिस मान रहे हो, इसको y एक्सिस मान रहे हो, तो आप देखिए कि आपने अपने वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट x और y के अलॉन्ग नहीं किया है, आपने
दो उस तरीके से किया है, इस वेक्टर के कंपोनेंट दो उस तरीके से निकाले हैं कि एक कंपोनेंट जाए अलोंग द प्लेन और एक कंपोनेंट जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, है ना। तो यहां पर आप देखिए, जब आप यहां प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो जो कंपोनेंट हो रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं। लेकिन इसी प्रोजेक्टाइल को आप जब प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे हो तो आप अपने वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हो जो एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई तो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, है ना, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा। या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, वहां पर ऐसा मास आपको दिखाई देगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, मास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ऐसे आपको एक मास दिखाई देगा। आप क्या करोगे? बोलोगे भैया इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। क्या लग रहा है? नीचे की तरफ mg, है ना। आप बोलोगे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ n, है ना। इसका एंगल आप बोलोगे ये थीटा है। आप क्या करोगे? इसके दो कंपोनेंट निकालोगे, इस mg के दो कंपोनेंट निकालोगे। एक कंपोनेंट आप निकालोगे, इस mg का एक कंपोनेंट आप निकालोगे अलोंग द प्लेन और एक कंपोनेंट आप निकालोगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 हो जाता है, ये 90 माइनस थीटा हो जाता है, ये 90 माइनस थीटा होता है और ये वापस थीटा हो जाता है। पूरा 90 है तो ये क्या बन जाता है? थीटा बन जाता है। ठीक है ना। तो इस mg का एक कंपोनेंट ये होता है mg cos थीटा और एक कंपोनेंट ये निकल कर आता है mg sin थीटा। अब फिर वही बात आ जाती है, क्या कि अगर आपकी x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो आप देखिए आपने जो दो कंपोनेंट किए, इस वेक्टर के जो दो कंपोनेंट किए, एक तो ये किए और एक ये किया। ठीक है ना। ये जो आपका कंपोनेंट है ये अलोंग द प्लेन है, देखो ना, दिस कंपोनेंट इज अलोंग द प्लेन, और जो दूसरा कंपोनेंट है, ये जो दूसरा कंपोनेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है। और ये दोनों क्या है? कंपोनेंट एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन क्या ये हमेशा एक्स और वाई एक्सिस पर टूट रहे हैं? नहीं। अगर आप अपने वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ते हो तो जरूरी नहीं है कि वो एक्स और वाई एक्सिस पर ही जाकर टूटे। हो सकता है कि वो किसी और एक्सिस के अलोंग जा रहे हो सकता है वो कभी प्लेन के पैरेलल हो सकता है वो कभी प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है ना। आपको एक वेक्टर दे दिया गया, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर का यहां से एंगल है 45 डिग्री। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालो अलोंग ईस्ट और नॉर्थ, तो आप आराम से निकाल दोगे। सर एक तो ये बोलोगे ए cos 45, है ना, और एक आप बोल दोगे ए sin 45। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? बहुत आसानी से बोल दिया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा घुमा रहा हूं चीजों को। मैं ये बोल रहा हूं कि सुनो, ये एक लाइन लो, ठीक है ना, ये एक लाइन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अब मैं आपसे बोलूंगा, ध्यान से सुनना थोड़ा सा बदलूंगा चीजों को। ठीक है ना। ये है 45 डिग्री का एंगल। ओके सर, ये 45 डिग्री का एंगल है। यहां से मान लो ये एंगल है 10 डिग्री का, ये एंगल है 10 डिग्री का। मानने के लिए मान लो, है ना। मैं आपसे अगर बोलूं कि सुनो ना, इसका एक कंपोनेंट निकालो अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस लाइन एक कंपोनेंट निकालो और एक इसके परपेंडिकुलर निकालो। ठीक है, तो हमने इसके एक्सिस के भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना ली। लो भैया, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना ली। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर। तो यहां से टोटल एंगल कितना हो गया? ये टोटल एंगल कितना हो गया? 55। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बताओ ना, इस वेक्टर का इस एक्सिस से टोटल एंगल कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट यहां पर आएगा और वो होगा a cos 55 और एक कंपोनेंट आएगा यहां पर a sin 55। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब मैंने आपको बोला कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालो, एक अलोंग ईस्ट एक्सिस और एक अलोंग नॉर्थ एक्सिस, तो हमने फटाक से निकाल दिया। लेकिन फिर मैंने एक दूसरी रैंडम कोई भी एक्सिस बना दी और वो एक्सिस ये थी। मान लीजिए इस एक्सिस का नाम मैं रख देता हूं एस एस।
ठीक है ना। इस एस एक्सिस के अलाउंग मैंने बोला इस वेक्टर का कंपोनेंट बता दो, बता दो। तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं। 45 और यहां से था 10 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो टोटल यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया, 45 + 10 55, टोटल 55। तो ये आ गया भैया a cos 55 एंड a sin 55। सिंपल। तो यहां मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको ये बताने के लिए दे दिए हैं कि हमेशा जो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के वो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होते, वो किसी भी रैंडम एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, ठीक है, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओहो, यूनिट एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। चलिए, जो यूनिट वेक्टर होता है हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर ए वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर अगर आपका यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर अगर आपका यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, हमेशा 1 यूनिट होगा। हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ऑलवेज। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जरूरत होती है क्या, एक तो मैग्नीट्यूड की, एक तो मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की। दो चीजों की जरूरत होती है। अच्छा, एक वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो ये काम किस लिए आता है सर, ये हमेशा काम आता है डायरेक्शन बताने के लिए। किस लिए काम आता है, डायरेक्शन बताने के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अच्छा, तो मतलब अगर आपको ए वेक्टर चाहिए है तो ए वेक्टर के अंदर आपको चाहिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको कैसे पता चलती है, यूनिट वेक्टर से, पक्का। हाँ, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपको क्या मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये चीज क्या है, इस चीज को आप बोलते हो कैप। इस चीज को आप क्या बोलते हो, कैप। इससे आपको पता चलता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। क्लियर बात है, इतनी बात तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात हमको करनी है, क्या क्वेश्चन आया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सोल्यूशन, सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं मैं n1 कैप, ठीक है ना, दूसरा यूनिट वेक्टर ले लेता हूं मैं n2 कैप। उनका जब सम होगा तो एक तीसरा यूनिट वेक्टर निकल रहा है। देखो सम से क्या निकल रहा है, सम से एक तीसरा यूनिट वेक्टर निकल रहा है। यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, ये बात आपके पास दिमाग में पहले से बसी हुई है, ठीक है ना। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। देखिए, जब हम n1 कैप माइनस n2 कैप निकालने जाएंगे तो हमको एक नया कैप मिलेगा, एक नया यूनिट वेक्टर मिलेगा डिफरेंस का, है ना। वो पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ये क्या है, डिफरेंस है, इससे क्या निकल रहा है, एक रिजल्टेंट निकल रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, अपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, n1 कैप का स्क्वायर प्लस n2 कैप का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, माइनस है ना, n1 कैप n2 कैप इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आया, n कैप डी। इसकी वैल्यू तो हमें पता करना है, पता है नहीं। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 है, चलो यहाँ रख लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 है, रख लेंगे। यहाँ पर 1 रख लेंगे, यहाँ 1 रख लेंगे। लेकिन हमें थीटा नहीं पता, ना हमें ये वैल्यू पता है, ना हमें थीटा पता है, तो हम फंस जाएंगे। तो हमको अब मेहनत करनी है क्या फाइंड आउट करने के लिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट दिया हुआ है उससे हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पहले पार्ट पे। मैंने आपको पहले दूसरा पार्ट लिखकर बताया और मैंने आपको बताया कि इसमें हम फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना इसकी वैल्यू है ना थीटा की वैल्यू, हमारे पास थीटा भी नोन नहीं है। तो हमको आप क्वेश्चन के पहले पार्ट के पास जाना पड़ेगा और वहां से थीटा निकाल कर लाना पड़ेगा, तब जाकर हम डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, पक्की बात पक्की बात पक्की बात। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, एक चीज़ और, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर n कैप टी का स्क्वायर आएगा। मैग्नीट्यूड निकाला ना, रूट होता तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर रूट नहीं है तो यहाँ पर स्क्वायर आने वाला है। अच्छा, पहले पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, n1 कैप प्लस n2 कैप का जब आप सम करोगे तो आपको एक नया यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपने किया है तो एक रिजल्टेंट निकल कर आया है,
ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एन कैप एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 1 है सर। ये सब के सब यूनिट वेक्टर हैं, ये सब के सब क्या हैं? यूनिट वेक्टर हैं। सब के सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स है ना। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया है। इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 1 2 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस इनवर्स 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। अरे कॉस 120 क्या होता है? -1/2 होता है ना। तो थीटा की वैल्यू 120 आ गई। अब आप देखो यहाँ थीटा फंस रहा था ना, यहाँ थीटा फंस रहा था, तो हमने थीटा यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दिया, है ना। एक्चुअल में ये क्या है? ये क्या है भाई? ये जो हमने लिखा है ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। याद करो ना, जब हम ऐसा पढ़ते थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, याद आया? तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ ए की जगह n1 कैप है, बी की जगह n2 कैप है और रिजल्टेंट वेक्टर की जगह nd कैप है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यू। रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी कि nd कैप का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि n1 कैप का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि n2 कैप का स्क्वायर, और यहां पर ए बी की जगह n1 n2 कैप, खत्म। हाँ कि ना। यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकाली क्योंकि यहां फंस रही थी वो वैल्यू, ठीक है भाई। पुट करो, इसका स्क्वायर यानी कि 1, इसका स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ट्वाइस कॉस थीटा यानी कॉस 120 इज इक्वल टू एन कैप डी का स्क्वायर। ये क्या है? डिफरेंस है, ये डिफरेंस का रिजल्ट है एन डी, और एन एस क्या है? सम का रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 + 1 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस 120 यानी कि -1/2, तो इसको +1/2 कर देता हूँ, एन डी कैप का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, 2 + 1 3, तो एन डी कैप की वैल्यू आ गई √3। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आया? √3 पूछ रहा था। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, आंसर है √3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, चालबाज क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? चालबाज क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था, अगर आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है आराम से आंसर आ जाएगा। वो कैप देखकर दिमाग खराब होता है, लेकिन कैप देखकर ये मत सोचना कि ये कुछ और है, ये भी एक वेक्टर ही है। यूनिट हुआ तो क्या हुआ, ठीक है ना। छोटा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। सर छोटा नहीं, वो तो लंबा होता है, पेड़ बहुत लंबा होता है। चलो, यूनिट एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखो यूनिट वेक्टर की हमने बात कर ली है, अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करनी है। मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है, ठीक है ना। अब भैया हर डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर असाइन किया हुआ है, हर डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर असाइन किया हुआ है। क्यों सर? डायरेक्शन बताने के लिए एक्सिस भी तो काफ़ी थी। अरे आप ही ने तो बोला ना कि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है? इस डायरेक्शन को बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मतलब अगर आप देखो तो आई कैप को एक वेक्टर मान सकते हो जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट, और डायरेक्शन कहाँ होगा? एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। सिमिलरली वाई एक्सिस को असाइन किया हुआ है एक यूनिट वेक्टर जे कैप, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, यानी कि आप मान सकते हो कि जे कैप और कुछ नहीं है, एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ है 1 और डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। सिमिलरली जेड एक्सिस को असाइन किया हुआ है एक यूनिट वेक्टर के कैप, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, यानी कि आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और उसकी डायरेक्शन कहाँ है? जेड एक्सिस की तरफ है। पक्का? तो ये होते हैं आपके क्या? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आई कैप रिप्रेजेंट करेगा एक्स डायरेक्शन को, जे कैप रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को, है ना। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई, आई कैप रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, है ना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को। जे कैप रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, और के कैप करेगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, है ना। इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ
क्योंकि हमको इस डायग्राम की भी ज़रूरत है भाई, हमको इस डायग्राम की भी ज़रूरत है भाई। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कि सब गच्चा हो जा रहा है, सब सर के ऊपर से चला जा रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा क्यों होगा? बहुत इजी चीज़ें हैं यार, इसको बहुत आराम से ग्रास्प करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का। चलो तो यार यहाँ पर मुझे 2 लाइन याद आ गई हैं, बड़ी प्यारी सी, 2 है, 2 प्यारी सी, है ना? तो अर्ज़ किया है, मैंने लिखी है, अर्ज़ किया है कि तुम्हें सर्द रातों में पत्तों पर जमी ओस अच्छी लगती है। तुम्हें सर्द रातों में पत्तों पर जमी ओस अच्छी लगती है, ठीक उसी तरह मुझे वो हर रोज़ अच्छी लगती है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। आज ही चिपकाता हूँ मैं पिंकी को, है चिपका देना, काम बन जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो ये नॉलेज भी ज़रूरी है, और जो मैं दे रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। दोनों नॉलेज मैं ही दे रहा हूँ, ले लो, फ्री में मिल रहा है, ले लो, है। चलो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। बहुत प्यार से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, है ना, इसके कंपोनेंट निकालना आप सीख गए हो। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एक कंपोनेंट बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये ए कॉस थीटा है, ठीक है। क्या मैं इसको ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बोल सकता हूं? ए वेक्टर के एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बोल सकता हूं, ठीक है सर। सिमिलरली अगर मैं इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर वो ये होगा, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए साइन थीटा, ओके। सर क्या मैं इसको y डायरेक्शन का कंपोनेंट बोल सकता हूँ कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा? का बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सर इस डायरेक्शन को आपने एक यूनिट वेक्टर असाइन किया हुआ है। मैंने नहीं असाइन किया, मैंने नहीं, ऐसा मत बोल देना कि सर ने असाइन किया, ना 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 ना। इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हमने एक यूनिट वेक्टर असाइन किया है जिसको आपने आई कैप बोला है। वाई एक्सिस को हमने एक यूनिट वेक्टर असाइन किया है जिसको हमने जे कैप बोला है, ठीक है ना। तो क्या आप ये बोल सकते हो या ये बता सकते हो कि ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो सॉरी कंपोनेंट है, ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है ये वाला ए कॉस थीटा, क्या इसको वेक्टर के फॉर्म में बताया जा सकता है? हाँ सर बताया जा सकता है। कैसे? देखो सर, जब भी आपको एक वेक्टर बनाना हो, आप क्या देखो, एक तो मैग्नीट्यूड देखो और एक डायरेक्शन देखो, ठीक है। आपको क्या बताना है? मुझे इस ए वेक्टर के एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो ए वेक्टर है ना, इसके 2 कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा, ये तो एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा है, ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक मैग्नीट्यूड है भाई, और ये भी एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैं इस वेक्टर के इस कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, वेक्टर को लिखने के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड। चलो तो मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस x डायरेक्शन के वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस a वेक्टर के x कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके लिए चाहिए हमको x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है? ए एक्स कैप बोल सकता हूँ मैं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, ओके। और ध्यान से समझेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है, बिल्कुल है सर, ए कॉस थीटा। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? आई कैप है। अरे भैया इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है, एक्स एक्स की तरफ ही तो है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन आई कैप ही है? हाँ सर, तो आप इसकी जगह क्या आई कैप नहीं लिख सकते? अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब आपने क्या कर दिया, अब ए वेक्टर को क्या कर दिया, उसके ऐसे कंपोनेंट में तोड़ा है जिसको आप खुद एक वेक्टर फॉर्म में लिख पा रहे हो। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या? ए वाई वेक्टर इज नथिंग बट ए साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? देखो देखो देखो, डायरेक्शन क्या है? जे कैप, है ना, जे कैप सर। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप इस टोटल ए वेक्टर को लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। मैंने कहा लिख सकते हैं। ए एक्स वेक्टर को आप कैसे लिख रहे हो? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई वेक्टर को आप कैसे लिख रहे हो? ए साइन थीटा जे कैप। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो आपने इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया? कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, जिसमें ये पार्ट बता रहा है आपको मैग्नीट्यूड और ये पार्ट आपको बता रहा है डायरेक्शन। ठीक है, पक्का? अरे 100%? हाँ सर। अच्छा, इसको और अच्छे से समझे। मैं अगर आपको बोलूं कि यार एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका एक कंपोनेंट है 3 कंपोनेंट्स इन y डायरेक्शन। ए वेक्टर है जिसका 3 कंपोनेंट y डायरेक्शन में है और 4 कंपोनेंट इन x डायरेक्शन में। तो क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे वेक्टर फॉर्म में? देखो, ए वेक्टर इज नथिंग बट 4 कंपोनेंट x डायरेक्शन में मतलब 4 i कैप प्लस 3 कंपोनेंट y डायरेक्शन में यानी कि 3 j कैप। समझे कि नहीं समझे? तो अब हम अपने वेक्टर को इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लग गए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको अगर बोलूं कि यार मैं ना, ये है मेरी एक्सिस, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आई कैप जे कैप, है ना, ये है हमारा माइनस ऑफ आई कैप और ये हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है ना? अगर मैं 3 मीटर इस डायरेक्शन में चल गया, 3 मीटर इस डायरेक्शन में चल गया, तो क्या आप इसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है? 3, डायरेक्शन क्या है? आई कैप। लो, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, अब एक वेक्टर है, मान लो वो चला यहाँ पर 8 मीटर और यहाँ चला 6 मीटर। ठीक, तो आप क्या इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल, इसका रिजल्टेंट यही तो आएगा, इसका रिजल्टेंट यही आने वाला है, यही तो है। ठीक है, तो क्या आप इसे लिख सकते हो 8 आई कैप, आप x में कितना चले? माइनस 8 आई कैप, माइनस में चले हो, फिर चले हो कितना? 6 जे कैप। ये क्या बन गया? हमारा ए वेक्टर बन गया। समझे कि नहीं समझे? तो अब हम वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख गए। ओहो हो, वाह 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 सर, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब अब आप ये समझ जाओ कि अगर ए वेक्टर है, अच्छा ये जो हमने लिखा कहाँ गया? ये जो हमने लिखा है, ये हमने 2D में लिखा है। किस में लिखा है? 2D में लिखा है। अगर हम बात करेंगे 3D की, है ना, इन 3D, अगर हम 3D की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है ना? ये हमने क्या किया है? 3D में रिप्रेजेंट किया है अपने वेक्टर को। मतलब कैसे? मतलब इस तरीके से, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। यह है कार्टेशियन फॉर्म में हमारा वेक्टर 3D में। ठीक है ना? ओके सर। सर आपने वेक्टर निकालना तो सिखा दिया, अब जरा इसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी तो बात कर लो। मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। आइए मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। इस वेक्टर को ध्यान से देखिएगा, इस वेक्टर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? ओके, इस वेक्टर को अगर हमने जैसे ही देखा तो मैंने बोला ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू कितनी है? ए एक्स की वैल्यू कितनी है? ए कॉस थीटा। ओके सर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा। पुट करो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको डालो रूट के अंदर। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा साथ में, ए निकल जाएगा कॉमन। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ओके, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, ए आ गया। बस, तो इससे आप समझ गए क्या कि मैग्नीट्यूड आपको कैसे निकालना है। अगर 2D में निकालना होगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर 2D में निकालना होगा, फॉर 2D मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, है ना। ए वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है ना। या आप इसे कैसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। या आप इसे कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। देखो, हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगर हम बात करें 3D की, फॉर 3D को और अच्छे से समझेंगे आगे। अभी बस इतना समझ लीजिए आप कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको 3D में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर कर देना है, खत्म, खल्लास, फिनिश, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें हमने 3 स्लाइड में समझ ली है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई, पक्का? चलो सर, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो। चलो, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं भी पढ़ता हूं आपके साथ साथ। The x and y components of vector A vector are 4 and 6 मीटर, ठीक है, respectively, and x and y components of vector A vector plus B vector, ये क्या है, ऐड कर दिया है दो वेक्टर्स को, A वेक्टर प्लस B वेक्टर को ऐड कर दिया है, और उसके आपको क्या दिए गए हैं, कंपोनेंट्स दिए गए हैं 10 मीटर और 9 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट फॉर वेक्टर B द फॉलोइंग्स, इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। आपको क्या करना है, बी वेक्टर निकालना है जिसका एक्स कंपोनेंट आपको चाहिए और वाई कंपोनेंट आपको चाहिए, यानी कि आपको बी एक्स की वैल्यू पता करनी है और बी वाई की वैल्यू पता करनी है। चलिए, क्या आपके पास बी वेक्टर है? नहीं है। क्या आपके पास बी वेक्टर है? नहीं है। आपके पास क्या है, ए वेक्टर है। चलो, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, कंपोनेंट्स देखो दिए हुए ना, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए 4 और 6 मीटर दिए, ठीक है ना। एक्स और वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो क्या मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, हाँ कि ना? लिख दिया, बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है सर। और आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर। क्या आपको उसके एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हैं? देखो, एक्स और वाई कंपोनेंट 10 और 9 दिए हैं, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दिया है और y कंपोनेंट दिया है, ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर, पक्का? हाँ सर, पक्का। चलो, अब मेरे को बोला गया है, ध्यान से सुनना, क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है कि आप b वेक्टर भी तो निकाल कर दिखाओ, b वेक्टर भी तो निकाल कर दिखाओ। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? अरे भाई, a और b जुड़कर r वेक्टर बनाए, a और b जुड़कर r वेक्टर बनाए। अगर मैं r वेक्टर में से a वेक्टर माइनस कर दूं तो क्या मैं b वेक्टर नहीं निकाल लूंगा? अरे वाह यार सर, वाह 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 वाह। तो इसका मतलब ये है कि जो b वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर करके। नहीं, अरे भैया, r वेक्टर माइनस a वेक्टर करोगे तो क्या b वेक्टर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसको करो बंद भैया, इसको करो बंद, सोन पापड़ी के डब्बे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है मैंने सर, लेकिन हम कैसे करें माइनस सर? हम कंपोनेंट को कैसे माइनस करें? बहुत सिंपल होता है, सीधे सीधे माइनस करो ना, सीधे सीधे माइनस करो। आई में से आई माइनस करो, जे में से जे माइनस करो, आई में से आई माइनस करो, जे में से जे माइनस करो। लो, करो भैया। चलिए, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हम करने जा रहे हैं। क्या होगा, आई में से आई माइनस 10 माइनस 4 इज 6 आई कैप, 9 में से 6 गया कितना, 3 जे कैप, ठीक है ना। तो आपको मिल गया क्या, आर वेक्टर कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट्स में। अरे कार्टेशियन फॉर्म में मिल गया आपको अपना आर वेक्टर नहीं बी वेक्टर, सॉरी कौन सा वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया, बी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में 6i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा तो मतलब जो bx है वो कितना है 6 है और जो by है वो कितना है 3 है। तो आपसे यही पूछ रहा था क्या कि आप पहले तो b वेक्टर निकालो और फिर उसके बाद x और y कंपोनेंट बताओ उसके। तो जो b वेक्टर आपने निकाला है, दिस इज योर b वेक्टर, उसका जो x कंपोनेंट है, उसका जो x कंपोनेंट है वो 6 है, y कंपोनेंट जो है वो 3 है। आई बात समझ में। नोट यहां पर लिख लीजिए कि जब आप माइनस करते हो या ऐड करते हो वेक्टर्स को कार्टेशियन फॉर्म में, तो i वाला i के साथ जुड़ेगा और माइनस होगा, j वाला j के साथ जुड़ेगा और माइनस होगा, k वाला k के साथ जुड़ेगा और माइनस होगा। ये चीज मैं आपको लिखवा दूंगा। चलो आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है इट्स लेंथ अज्यूमिंग दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर लाई इन दी xy प्लेन। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। लेंथ का क्या मतलब हुआ, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। अच्छा ठीक है, आइए मैग्नीट्यूड की बात करें। अगर हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नहीं 36 और 9 है ना, ये 6 6 36 3 का 9 9 6 45, तो रूट 45 आ गई क्या लेंथ, रूट 45 लेंथ आ गई किसकी, हमारे बी वेक्टर की, यानी मैग्नीट्यूड आ गया रूट 45 यूनिट्स। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। इसको समझने के लिए जरा हम वापस पीछे चलते हैं, इसको समझने के लिए हम जरा वापस पीछे चलते हैं। मुझे ये बताओ, अगर इस डायग्राम में मैं आपसे पूछ लूं कि यहां से ये एंगल कितना है, यहां से एंगल अल्फा होगा क्या, बताओ ना मुझे। यहां से ए वेक्टर का एंगल, एक्स एक्सिस से ए वेक्टर का एंगल क्या अल्फा होगा क्या, हाँ सर। अच्छा तो क्या मुझे tan अल्फा बता सकते हो कितना होगा, tan अल्फा, हाँ सर बता सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए वाई अपॉन ए एक्स, क्योंकि ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट ही तो ए वेक्टर है, ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट ही तो ए वेक्टर है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक चीज़ यहाँ पर मैंने और ऐड करवा दी है। चलिए तो अब यहाँ पर वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। मुझे पूछा है एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, चलो तो हमको निकालना है tan अल्फा। चलिए ठीक है ना, देखिएगा इसको, वेक्टर कहाँ गया 6i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि bx कितना है 6 और by कितना है 3। हम जानते हैं tan अल्फा क्या होगा by बाय bx के बराबर, यानी कि 3/6 के बराबर, यानी कि 1/2 के बराबर। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 के बराबर। ये लो भाई, क्लियर है, पक्का, हाँ सर पक्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं, जितनी चीज़ें हमने ये 3 स्लाइड्स में सीखी हैं, आपको एक बार में सब कुछ अप्लाई करना आ जाए, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर 3D वाली चीज़ आपको एकदम क्लियर ना हुई हो, क्योंकि हम 3D की बात अलग से भी करेंगे, चिंता मत करो। अभी पोजीशन वेक्टर की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करनी है, 3D में भी हम जाकर वेक्टर को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी सिर्फ 2D का ध्यान रखो कि 2D वेक्टर में आप कैसे किसी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर। ये ए वेक्टर, ठीक है ना, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगेगा, ए वेक्टर के ऊपर लगेगा, इसको अपन हटा देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आ जाओ 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 जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ तो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, लेकिन नेगेटिव वाई में है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है ना, समझ गए। अब ये हमने वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया, सीख गए, है ना। वो बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो भैया, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है। तो यार ए कैप होगा इसका यूनिट वेक्टर, आप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या होगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगी, हाँ सर, 4 का स्क्वायर होगी 16, 3 का स्क्वायर होगी
9, आंसर आ जाएगा √25। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गई, 5 हो गई। हाँ सर 5 होगी। क्लियर, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं ए कैप को कैसे, ए वेक्टर लिखो एज इट इज 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो ये क्या आ गया भैया, आपका यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया है। बहुत आसान सी चीज थी। चलिए नेक्स्ट बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप। क्या करोगे, अगर मुझे बी कैप निकालना है तो बी कैप आप कैसे निकालोगे, बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके सर। बी वेक्टर कितना है 8i कैप प्लस 6j कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 या 64, 36 10 100 आ जाएगा कितना 10। तो यहाँ पर बी कैप कितना आ गया 8i कैप प्लस 6j कैप डिवाइड बाय 10। क्लियर है, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गए, ये और ये, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन अच्छा कैसा बनता है, क्वेश्चन बनता है ऐसा अच्छा, if a vector is this and b vector is this, find a vector having the same magnitude as b vector and parallel to a vector। एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो, एक ऐसा नया वेक्टर c वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, b वेक्टर के बराबर हो, और उसका डायरेक्शन कहाँ हो, a वेक्टर के डायरेक्शन में हो, यानी कि वो पैरेलल टू a वेक्टर होना चाहिए। यानी कि आप जो c वेक्टर निकाल रहे हो उसमें जो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, वो एक्चुअल में किसके बराबर होना चाहिए, वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और जो उसकी डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है सर, कर देते हैं। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत टफ काम है क्या, नहीं सर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि वापस वही बात आ गई √25 यानी कि 5। ठीक है, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है 5 यूनिट, देखो ना। ठीक है, अरे नहीं, तो मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। नहीं सर, ये तो आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। ओके, ठीक है सर। तो ए वेक्टर लिख कर दो भाई, ए वेक्टर है 7i कैप प्लस 24j कैप प्लस 24j कैप। ठीक है ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कोई बड़ी बात है क्या, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 एंड 24 का स्क्वायर कितना हो जाए भाई 576। ये आपको याद करना होगा, 576 प्लस 49, 9 6 15 की 5, हासिल आई 1, 7 4 11 और 1 12 की 2, और ये हो जाएगा 525, है ना। कितना आ जाएगा ये 525 का रूट। चलिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 525 का रूट, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है ना। तो कितना आ गया 25। नहीं, सब मैंने गलत कर दिया। क्यों, देखो ना 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 9 6 15 की 5, हासिल 7 4 11 और 1 12 की 2, हासिल 1 5 और 1 625 होगा ना, 525 का थोड़ी ना होता है, वही मैं सोचूं। तो ये हो जाएगा 625 और इसका रूट हो जाएगा 25। क्लियर, ओके सर। अब क्या करें, तो आपने ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड, क्या आपने, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये बी वेक्टर है भाई, ये बी वेक्टर है। सर क्या हो गया है, ज़्यादा पढ़ा दिए क्या सर, ज़्यादा पढ़ा लिए हो क्या। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है। तो आप जो नया वेक्टर बनाने वाले हो सी वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो क्या, यानी कि ए कैप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए कैप कितना आ जाएगा, ए कैप इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आप जो नया वेक्टर ढूंढ रहे हो, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, वो क्या बनेगा, वो बनेगा सी वेक्टर
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 25 और 25 और ए कैप कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5 है ना। तो यहाँ से काट दिया हमने 5 25, तो सी वेक्टर कितना आ गया, सी वेक्टर इज नथिंग बट 5 तिया 15 15i कैप प्लस 5 चौको 20 20j कैप आ गया। ये वो नया वेक्टर है। इस वेक्टर के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, इस वेक्टर के अंदर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड छुपा है और ए वेक्टर की डायरेक्शन छुपी है, यानी कि ये जो नया वेक्टर आया है ये ए वेक्टर के पैरेलल होने वाला है, ठीक है ना। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो बी वेक्टर के बराबर ही आएगा। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए भाई, तो क्लियर है आपको। आई एम सॉरी, यहाँ पे शुरू में मैंने बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, लेकिन आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। चलो, तो इसी के साथ हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, खत्म होता है। बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से। आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, चाहे इंग्लिश मीडियम का कंटेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, NTSC का कोर्स हो, ओलंपियाड हो, IIT JEE हो, नीट हो, UPSC हो, जैब कैब हो, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। कोई यूट्यूब में जाकर डिस्ट्रैक्शन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर तो आपको सब कुछ पढ़ाई का ही कंटेंट मिलेगा। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप आएंगे यहाँ पर नीट पे क्लिक करेंगे तो नीट के मेरे लेक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपको यहाँ दिखेगा। उसके साथ एक DPP मैंने आपको दी थी, वो DPP आपको उसके नीचे दिख जाएगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है, नहीं बनेगा तो आपको देखिए उसके बाद DPP का सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। कितना प्यारे तरीके से, कितने आसान तरीके से यहाँ पे सब कुछ अरेंज करके आपको दिया गया है। मान लीजिए आपका लेक्चर देखने का मन है, आपने लेक्चर पे क्लिक किया तो देखो यहाँ लेक्चर लेते हुए मैं आपको दिख जाऊँगा। ये मैं ही हूँ ना, कि और कोई है? शक्ल मैच करो सर, आप ही हो, ठीक है, वेरी गुड। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, ना 10% ऑफ 20% ऑफ की बात करते हैं, सब कुछ 100% ऑफ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपका साथ निभा चुके हैं, आपका भरोसा जीत चुके हैं। अब हम आ गए हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने। हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, हम थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर को देखने के बाद उसे शेयर करके आग की तरह फैला के अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने स्कूल में भी बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसी मैसेज के साथ इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।